हेलो मेरे फ्यूचर सीएस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना खूब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, वन शॉट सेशंस की सीरीज़ में आज आपकी अपनी मिस मार्वल यानी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर एट सीए प्रतिज्ञा बाय अन अकेडमी करवाने वाली हैं आपका फेवरेट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जी हाँ, आज हम वन गो में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को फटाफट कवर अप करने वाले हैं। इसके पहले हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कम से कम टाइम में यानी 1.25 घंटे के टाइम बैंड में ख़त्म किया और उतने ही टाइम बैंड में अपना टारगेट है कि हम इसको भी ख़त्म करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन जहां हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को निपटाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब ये वो टूल है स्टैटिस्टिक्स का जिसकी सहायता से हम ये मेजर करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस एवरेजेस से कितनी भिन्न है, कितने एक्सटेंट तक वेरी कर रही है। द डिग्री और द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशंस वेरी फ्रॉम द एवरेजेस इज मेजर्ड बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ऑलराइट, इनको हम एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑल्सो नोन एज एवरेजेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद बच्चों, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एमटीपी में इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट मेजर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। तो भाई, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं जो बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर किए जाते हैं। रिलेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं और जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। आई बात समझ में। अब एब्सोल्यूट मेजर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। रेंज यानी अपना रंजीते, क्वार्टाइल डेविएशन यानी अपनी शर्मीली कुड़िए, मीन डेविएशन अपना डॉन, स्टैंडर्ड डेविएशन बादशाह। राइट, हर एब्सोल्यूट मेजर के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिलेटिव मेजर होता है। रेंज का होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन का होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन का होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से हमें इन डेप्थ एनालिसिस कैसे मिलता है। देखो, अगर फर्ज करो कि मेरे पास एक बैट्समैन के स्कोर्स के रिजल्ट्स हैं। एक बैट्समैन ने 3 सीरीज में कितने कितने रन स्कोर किए ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सीरीज ए में 4 मैच थे तो बैट्समैन ने हर मैच में 50 स्कोर किया। ठीक है, सीरीज बी में 4 मैच थे तो उसमें एक में 48, 49, 50, 53 ऐसे स्कोर किया। सीरीज सी में 10, 5, 15, 170 इस तरीके से स्कोर किया। अब अगर मैं तीनों सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालूं इंडिविजुअली, तो तीनों सीरीज में जो अरिथमेटिक मीन निकल कर आएगी वो है 50। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन के बेसिस पर बैट्समैन की परफॉर्मेंस को कमेंट करूं तो मैं तो बोलूँगी यार इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट है। बट जब मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि सीरीज ए में ही उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी, एक जैसी थी। सीरीज बी में थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही थी और सीरीज सी में तो भैया बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। एक में तो उसने सिर्फ 5 रन मारे और एक में 170 रन मार लिए। तो भाई, एवरेज के बेसिस पर आप परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को नहीं कमेंट कर सकते। इसके लिए आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन से, यानी कि रेंज अपना रंजीते। याद है तुम्हें? यस। तो रेंज जो होता है ना भाई, सबसे ईजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? बहुत आसान सा फॉर्मूला है रेंज का, दैट इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100%। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100%। ठीक है, चलिए अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनो। देखो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रॉपर्टी अपन को अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
तो रेंज में सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे आसान यही है। फिर इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब कोने की ऑब्जर्वेशंस। भाई हम रेंज कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कोने की ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है। तो अगर कोने की ऑब्जर्वेशंस गायब है या बदल जाती है तो रेंज भी बदल जाएगी, ठीक है। और आप ऐसे क्लास इंटरवल्स जो कि ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड मतलब ऐसी कंटिन्यूस सीरीज जिसमें फर्स्ट सीरीज की लोअर लिमिट और लास्ट सीरीज की अपर लिमिट गायब है, मिस्टर इंडिया हो गई, तो आप रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है कि भाई ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन सूटेबल नहीं है, सो दैट इज रेंज, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो हम बिल्कुल फटाफट लगाएंगे। सारे ही PYQs करवाती हूँ मैं, तो सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स तुम्हारे यहाँ कवर अप हो जाएंगे। फॉर द ऑब्जर्वेशंस द रेंज इज, चलिए सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन इसमें आपको कौन सी दिख रही है? मुझे तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 10 दिख रही है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन मुझे 1 दिख रही है। तो भाई रेंज क्या हो जाएगा? L माइनस एस, यानी कि 10 माइनस 1 दैट इज 9, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज 65, रेंज देके रखी हुई है, रेंज आपको देके रखी हुई है, रेंज इज इक्वल टू 65 एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट इज 83। मैक्सिमम वैल्यू जो है यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 83 है, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। सो इट्स वेरी इजी, 65 इज इक्वल टू L माइनस एस, L कितना है भाई 83 माइनस एस, एस कितना हो जाएगा 83 माइनस 65। सो व्हाट इज 83 माइनस 65? फटाफट कैलकुलेट करके बताएं, 18, ठीक है बॉस। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, येस और नो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए ये हमारा कैल्सी भी रेडी हो गया, लेट्स स्टार्ट। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर 82, 73, 69, 84, 66। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? तो बहुत आसान है भैया, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रही है 84, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मुझे कौन सी दिख रही है 84, और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रही है 66, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, 84 माइनस 66 अपॉन 84 प्लस 66 इंटू 100%, यस। 84 माइनस 66 अपॉन 84 प्लस 66 इंटू 100%। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं, 84 माइनस 66 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 84 प्लस 66 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू 18 जो भी आया उसमें कर दो इंटू 100, तो क्या आ जाएगा भाई 12%, क्या आ जाएगा 12%। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इतना अगर ना समझ में आए तो 1800 डिवाइड बाय 150 भी कर दोगे तो भी 12 पर आ जाओगे, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी ये है अपनी शर्मीली कुड़िए, ठीक है, बड़ी ही शर्मीली कुड़िए है ये, ठीक। चलिए समझते हैं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर तुमको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्वार्टाइल्स तुमने पढ़ा है, वो अच्छे से बनता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे पहला टर्म आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जैसा कि उसका नाम है, रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इंटर क्वार्टाइल मतलब लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। अब लार्जेस्ट क्वार्टाइल कौन सा होता है भाई Q3, और स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल कौन सा होता है Q1। सो Q3 माइनस Q1 किसके बराबर है? इंटर क्वार्टाइल रेंज के बराबर है, ठीक है। अब बात करें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की, तो सेमी में क्या नया आ गया, आपको डिवाइड बाय 2 कर देना है। सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और यही तो है हमारा फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का, दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ऐसे याद करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन यानी Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल्स का डेविएशन। अरे भाई डिवाइड बाय 2 भी है, डोंट फॉरगेट दैट। अब देखो
ये जो पॉइंट अपन ने हाईलाइट करके लिखा है, मतलब रेड कलर से दिख ही रहा है तुमको, फिल इन द ब्लैंक टाइप्स, ये पैटर्न क्वेश्चन में आया हुआ है। किसके बीच में रिलेशनशिप पूछा है भाई? क्वार्टाइल डेविएशन और इंटरक्वार्टाइल रेंज के बीच में। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, है ना। सो बोला क्वार्टाइल डेविएशन इज डैश ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का हाफ है क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसको अपन अपोजिट वे में कैसे लिख सकते हैं कि इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की, जिसका बेसिक फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, जैसे कि आपने रेंज में देखा था। ठीक है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मूले से जो एक नया फॉर्मूला डराइव हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए ये पूछा जाता है। क्या है भैया इसमें इंपॉर्टेंस? जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दो 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा भाई? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होल अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। अब देखो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है। Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 क्या होता है? मीडियन होता है। ये हम मीडियन में पढ़ चुके हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, वो है क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100%। क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100%। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो क्वार्टाइल डेविएशन है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी कि वो कोने की ऑब्जर्वेशंस को छोड़ के मिडिल की जो 50% ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके ऊपर फोकस करता है। यानी जो कोने की 25%, ये 25% और ये 25%, इनको छोड़ देता है, और बीच की 50% ऑब्जर्वेशंस पर इसका पूरा पूरा फोकस होता है। किसका? क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, चलिए आइए ज़रा उसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखो क्वार्टाइल डेविएशन यानी शर्मीली कुड़िए की पहली प्रॉपर्टी, सूटेबल फॉर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स। देखो रेंज में हमने क्या पढ़ा था? रेंज का ड्रॉबैक था कि वो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए सूटेबल नहीं है, बट जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है वो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो जहाँ रेंज फेल हो गया वहाँ क्वार्टाइल डेविएशन पास हो गया। फिर इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। रेंज जो होता था वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट होता था, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बीच की 50% ऑब्जर्वेशन पर फोकस्ड होता है। कोने की ऑब्जर्वेशंस गायब हैं, अल्टी पल्टी मार रही हैं, चेंज हो रही हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये आपने पढ़ लिया। और दूसरा इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डेटा इज, देखो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, एंड डेफिनेटली मैं यहाँ तुम्हें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, देखो हमें x की वैल्यू देके रखी है उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, और फ्रीक्वेंसी देके रखी है 3, 4, 8, 4, 1, और हमें QD निकालना है। तो QD का फॉर्मूला क्या है भाइयों और बहनों? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सो आई नीड Q3 एंड आई नीड Q1. So for that I first need to check whether data is in arranged in ascending order. Yes, X arranged है proper way में। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है? CF। ठीक है, तो देखो CF क्या हो जाएगी? 3 + 4 7 + 8 15 + 4 19 + 1 20। क्या ये क्लियर है? 3 + 4 7 7 + 8 15 15 + 4 19 19 + 1 20। ठीक है, चलिए अब Q3 निकालना है और Q1। तो Q1 किसके बराबर है भाई? 1 इंटू एन कितना है? 20 + 1/4। ठीक है, 1 इंटू एन + 1/4। सो 21/4 कितना होगा भाई? 21 / 4, दैट इज 5.25 आइटम। साइज ऑफ 5.25 आइटम, यानी यस CF में ही सीधे अपन को 5.25 ढूंढना है। तो 5.25 मिल जाए, या उससे जस्ट बड़ा CF, तो उससे जस्ट बड़ा CF तो 7 है। तो 7 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो कितनी है भाई? 3। ठीक है, तो Q1 हो गया 3। फिर हम आए Q3 पर। सो Q3 3 इंटू 20 + 1/4। ठीक है, सो 5.25 इंटू 3 किसके बराबर है भाई? 15.75 के। साइज ऑफ 15.75 आइटम। अब 15.75 मिल जाए या 15.75 से जस्ट बड़ा, तो वो है 19। ठीक है, सो 19 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है भाई? 5। तो ये हो गया हमारा Q3।
बट क्या हमें यहीं रुक जाना है? नहीं, हमें तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा भाई? 5 - 3 अपॉन 2। सो 5 - 3 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंटरक्वार्टाइल रेंज। आई थिंक कुछ तो ग्लिच हुआ क्या? अभी ठीक है, हो गया करेक्ट। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ जी, तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का? डबल या हाफ? आराम से सोच समझ के बताएं। इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी Q3 माइनस Q1 क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसके बीच में क्या रिलेशन है? डबल होता है, डबल होता है, तभी तो जाके ये दोनों इक्वेट होंगे। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, आई होप इट्स वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, इफ मीन इज इक्वल टू 5 ये यहाँ पे कैंसिल क्यों हो गया? इफ मीन इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.6, median is equal to 5 and quartile deviation is 1.5, then the coefficient of quartile deviation equals what? So भाई इसके लिए आपको quartile deviation का एडवांस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने डिराइव करके देख ही लिया था। So coefficient of quartile deviation is quartile deviation upon median into 100%. So quartile deviation क्या है भाई? 1.5 है, median क्या है? 5 है, और into 100%। तो क्या हो जाएगा भाई? 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज 30%। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन होता है समाप्त। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन कौन था अपना? डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। यस, देखो मीन डेविएशन क्या होता है? देखो उसके नाम में ही ना उसका पूरा फॉर्मूला छिपा हुआ है। ठीक, क्या होता है मीन डेविएशन? ध्यान से देखना। मीन डेविएशन का मतलब होता है मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम डिफरेंट एवरेजेस। ठीक, आपको मीन डेविएशन में क्या करना होता है? एब्सोल्यूट डेविएशंस की मीन निकालनी होती है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन? ये आप ऑलरेडी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि 3 तरीके के डेविएशंस होते हैं। एक तो नॉर्मल डेविएशन x माइनस एनी एवरेज। फिर जब आप इस x माइनस एनी एवरेज को संत के कमरे यानी मॉड्यूलस फंक्शन में डाल देते हो तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। जब आप इस नॉर्मल डेविएशन का कर देते हो स्क्वायर तो वो हो जाता है स्क्वायर डेविएशन। तो यहाँ पर बात हो रही है एब्सोल्यूट डेविएशन की। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको जिस भी एवरेज से क्वेश्चन बोले क्वेश्चन जैसा बोले, मीन में से, मीडियन में से, मोड में से, जिससे भी बोले, आप डेविएशन निकालो, उसको डाल दो संत के कमरे में यानी मॉड्यूलस फंक्शन में। उन डेविएशंस का अपन को मीन निकालना है, यानी कि उन डेविएशंस का करना है सम और उसको डिवाइड कर देना है n से, तो यू विल गेट मीन डेविएशन। एज सिंपल एज दैट। सो सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of the absolute deviations upon number of observations. So sigma modulus function of x minus any average upon n, that is mean deviation. ठीक है, फिर उसके बाद coefficient of mean deviation क्या होता है भाई? What is coefficient of mean deviation? It is equal to mean deviation upon x bar और median और mode into 100%। यानी आपने जिस भी एवरेज से डेविएशन निकालना है आपको उस एवरेज को डिनोमिनेटर में डाल देना। जिस भी एवरेज से आपने डेविएशन निकाला है आपको उसको डिनोमिनेटर में डाल देना है। समझ गए बात को? सो मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार और मीडियन और मोड इंटू 100% किसके बराबर है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के। ठीक है, चलिए अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। देखो रेंज कंसिडर कर रहा था सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को, क्वार्टाइल डेविएशन कंसिडर कर रहा था बीच की 50% ऑब्जर्वेशंस को, कोने की ऑब्जर्वेशंस को भूल गया। लेकिन ये पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो एट अ टाइम सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर रहा है। एट अ टाइम सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर रहा है मीन डेविएशन।
ठीक है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो यानी कह सकते हैं कि उन दोनों से तो बेहतर ही है। फिर उसके बाद सेकेंड है मीन डेविएशन ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ a माइनस b अपॉन 2। देखो अगर आपको क्वेश्चन में दो ऑब्जर्वेशंस दी है या ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें दो ही ऑब्जर्वेशंस हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उस केस में आपको मीन डेविएशन के लिए वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करना है कि आप पहले एवरेज निकाल रहे हो जो क्वेश्चन बोल रहा है, फिर आप उसका डेविएशन ले रहे हो, फिर आप उसका एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हो, फिर उसका सम कर रहे हो, फिर उसको डिवाइड बाय n कर रहे हो। ये नहीं करना है, ठीक है। जब दो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो आपको सिंपली उन दो ऑब्जर्वेशंस का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला कि ऑल्दो ये सारी ऑब्जर्वेशंस को इज्जत दे रहा है बट फिर भी इसको डिसरिगार्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इग्नोर्स नेगेटिव साइंस ऑफ डेविएशंस। हमने क्या किया, हमने डेविएशंस के एब्सोल्यूट नेचर को यानी रियल नेचर को, वास्तविक नेचर को हमने इग्नोर किया। हमने बोला नहीं, हमें तो पॉजिटिव डेविएशन चाहिए, तुम चाहे नेगेटिव हो तुम चाहे पॉजिटिव हो, हमारी नज़रों में तो तुम पॉजिटिव ही रहोगे क्योंकि हमने तुम्हें डाल दिया है संत के कमरे में। तो हमने क्या किया, हमने डेविएशंस का वास्तविक नेचर इग्नोर किया। और वो भी क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से। वो प्रॉपर्टी थी सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज 0। जब हम x माइनस मीन कर रहे थे और उन डेविएशंस का सम कर रहे थे तो हमें 0 मिल रहा था, श्रापित प्रॉपर्टी थी। तो उस केस में मीन डेविएशन भी 0 हो जाता। तो वहाँ हमें 0 ना मिले इसलिए हमने बोला कि भैया कोई सा भी एवरेज का डेविएशन ले लो, मीन डेविएशन के केस में हमें तो उसको संत के कमरे में ही डालना है, ठीक है। तो वो उस एक श्राप की वजह से सारे जो एवरेजेस के डेविएशंस हैं उसको संत के कमरे में डाल दिया गया और इस वजह से मीन डेविएशन को डिसरिगार्ड किया गया क्योंकि उस श्राप को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए चक्कर में हमने डेविएशंस के एब्सोल्यूट नेचर को फुली इग्नोर कर दिया, इसीलिए ये फेल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, MD इज मिनिमम व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन बिकॉज सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियम इज मिनिमम। याद है तुम्हें, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मीडियन में, मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम होता है सबसे कम। याद आया? उस प्रॉपर्टी की वजह से जब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी सबसे कम होता है। समझ में आया? तो भाई मीन डेविएशन, मीडियन से निकाले गए मीन डेविएशन की वैल्यू हमेशा होती है सबसे कम, ठीक है। यस, याद रहेगा। चलिए आइए ज़रा कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, फिर तो आपको सिर्फ डेविएशंस निकालना है, उसको डाल देना है मॉड्यूलस फंक्शन में, उनका कर देना है सम और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। दैट सिंपल इज दिस, ठीक है। गिवन द ऑब्जर्वेशंस 4, 9, 11, 14, 37 द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज। ठीक, देखो आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो मीडियन निकाल लेते हैं। तो क्या डेटा अरेंज्ड है? 4, 9, 11, 14, 37, जी हाँ अरेंज्ड है। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 11, ठीक। अब आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, तो हम निकालेंगे x माइनस ME और उसका मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 11 मॉड्यूलस फंक्शन कितना हो जाएगा? 4 माइनस 11 कितना होता है? -7 होता है, बट वो बैठा है संत के कमरे में, तो क्या हो जाएगा भाई? +7। फिर 9 माइनस 11 क्या होता है? -2, बट वो क्या हो जाएगा? +2। 11 माइनस 11 ये होता है 0। फिर 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 3। फिर 37 माइनस 11 क्या हो जाएगा? यस 26, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 26, 36, 37, राइट, करेक्ट। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं अपन सम, सिग्मा x माइनस ME, ठीक है। चलो देख 7 + 3 10, 26 + 10 होता है 36, 36 + 2 38, ठीक है। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? सिग्मा x माइनस ME अपॉन n, दैट इज 38/4,
38/5 दैट इज 7.6। और फर्स्ट करो कि यहाँ पे तुम्हें बोला होता कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन अपॉन ME इंटू 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7.6 अपॉन ME कितना है? यस 11, फिर उसको कर दो इंटू 100%, तो क्या हो जाएगा 69.09%। क्या हो जाएगा 69.0%। देख पा रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो कितना डिपेंडेंट है मीडियन के ऊपर या उस एवरेज के ऊपर जो आपने जिससे आपने डेविएशन निकाला है। अगर आपने वो एवरेज गलत निकाल लिया तो मीन डेविएशन गलत निकल के आ जाएगा, मीन डेविएशन गलत निकाल लिया तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी गलत निकल के आ जाएगा। इससे समझ में आता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कितना 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक, नहीं तो फिर यहाँ पे वो वाली कहावत चरितार्थ होती है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो तुमने गलत निकाला ही निकाला और उसके चक्कर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी गलत निकल गया, ठीक है। समझ गए बात को? यस। सो 7.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 11 दैट इज 69.09%। चलिए, तो यहाँ पर मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। इतना ही है, प्रॉपर्टीज इतनी ही है। अब आते हैं हम चौथे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर, नाम है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड उसका एब्सोल्यूट मेजर एंड उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 200% तुमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है, लिख के रख लो, ठीक। चलो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बादशाह, यस बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, यस ये अपना अकबर बादशाह है, बादशाह अकबर। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सबसे ना आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है। क्या माना जाता है? आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं? ST या फिर टूटा हुआ नल। याद है तुम्हें ये टूटा हुआ नल जो मेरा फ्रेज है, इसने तुम्हारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भयानक से फॉर्मूले को बहुत सिंपल कर दिया था, क्योंकि हमने इससे स्टोरी बनाई थी। याद है तुम्हें? ऊंची है बिल्डिंग टना, टूटा हुआ नल है टना, उस पर हमने फॉर्मूला बनाया था। चलो वो वहाँ देख लेना सेट, ठीक है, लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। आराम से, स्क्वायर रूट किसकी स्क्वायर रूट? मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। देखो आपको क्या करना है, 3 तरीके की डेविएशंस पढ़ी है हमने, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। यहाँ पर आपको स्क्वायर डेविएशंस लेनी है। किसकी स्क्वायर डेविएशन? मीन में से निकाले गए डेविएशंस की स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से एक शब्द को ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले मीन में से डेविएशन निकालना है, x माइनस एक्स बार, ठीक। फिर आपको उस डेविएशन का कर देना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये होगा स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। अब इस स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन का भी मीन निकालना है, मतलब हमें क्या करना है? हमें कर देना है सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन मीन कैसे निकालते? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन n, और फिर हमें अंत में उसको रूट लगा देना है, ठीक है। यस, समझ पा रहे हो बात को? क्या करना है? हमें स्क्वायर्ड डेविएशंस की मीन निकालनी है और उसका फिर स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, ठीक है। यस, ठीक ठीक ठीक। तो ये भी हिंदी में भी लिखा था हमने, स्क्वायर्ड डेविएशंस के एरिथमेटिक मीन की स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। कब कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कुछ नहीं कह सकते, अभी तुम्हें झलक मिलेगी क्वेश्चंस की। सो अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, जो मैंने अभी इतनी रामायण पढ़ी तुम्हारे सामने स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसका जो सार है वो है ये फॉर्मूला, ठीक। चलिए अब देखो, हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन के, जो हमें बार बार यूज़ करने हैं।
सबसे पहला फॉर्मूला तो जो बेसिक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, उसकी स्क्वायर रूट तो एस डी में आएगी, दिस इज फॉर श्योर। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, जब ये बेसिक फॉर्मूले को अपन ओपन करते हैं, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड फॉर्मूले में, और वो सेकेंड फॉर्मूला है फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और पुट इट इन अंडर रूट। अब जरा ऑब्जर्व करो, मैंने सिग्मा एक्स अपॉन एन को हाईलाइट किया है, व्हाट इज दैट, नथिंग बट एक्स बार। तो तीसरा फॉर्मूला बन गया, उसकी जगह पर क्या आ गया, एक्स बार। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूले अपन को पता होने चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशंस के। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो, एस टी अपॉन एक्स बार इंटू 100%, एस टी अपॉन एक्स बार इंटू 100%। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 2 फॉर्मूलेज आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, ठीक, इस फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशन के सेकंड फॉर्मूले से क्या आपको स्ट्राइक हुआ कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमें क्वेश्चन में एक्स दिया होगा, आपको क्या करना है, एक आपके इन हैंड में क्या होना चाहिए, मतलब आपके हाथ में क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक, सबसे पहले आपके पास सिग्मा एक्स होना चाहिए और दूसरा आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर होना चाहिए। बस आप फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर लें और कैलसी में 1 गो में आंसर आता है इसका। ठीक है, m प्लस m माइनस MRC की सहायता से। तो फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर, यू नीड टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स, यू नीड टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स स्क्वायर, put it in the formula and calculate it, right? This is the way how to proceed. चलिए, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पर। स्टैंडर्ड डेविएशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेरियांस। वेरियांस होता है युवराज। ठीक है, हम उसको क्या बुलाते हैं, युवराज। ये जो रूट के अंदर का जितना भी मसाला है ना, दैट इज वेरियांस। रूट लगने के पहले जो तुम्हारा आंसर आता है, दैट इज वेरियांस। सो एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियांस। याद रखना, रूट के अंदर का मसाला, दैट इज वेरियांस। ठीक, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर आते हैं। 2 प्रॉपर्टी और पहले पढ़ लेते हैं। एस टी ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। जैसा तुमने मीन डेविएशन में पढ़ा, वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ उठकर आई है स्टैंडर्ड डेविएशन में कि भैया 2 नंबर्स दिए हों तो यू नीड नॉट टू डू द ट्रेडिशनल अप्रोच कि आप सिग्मा एक्स निकाल रहे हो, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो, फिर आप फॉर्मूले में पुट कर रहे हो। ये करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सिंपली उन दोनों नंबर्स का एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एस टी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको बोल दिया जाए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या ऐसा बोल दे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। इससे भी ऊपर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एस डी दे दे और बोले एन निकालो, तो वो क्या होता है, तो उसके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, फिर आ जाओ ज़रा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर। ये वो भयानक फॉर्मूला है जो तुम्हें बड़ा सताता है, यस, लेकिन हमने उसको चुटकियों में लिखना सीखा था, याद है तुम्हें। चलो तुम्हारे लिए एक बार और लिख के बता देते हैं हम। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक, देखो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले n1 n2 अपन 2 बार लिखेंगे, है ना। n1 लिख लेते हैं, बड़ा सा फॉर्मूला होता है n1 n2, n1 n2। ठीक है, फिर पहले n1 n2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, SD1 का स्क्वायर, SD1 का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा SD2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा जो पेयर है n1 और n2 का, उसमें मल्टीप्लाई होगा D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज D1 D2 बताते हैं, D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर करो प्लस। ठीक, फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो डिवाइड बाय n1 प्लस n2 तो बनता ही है, और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो भैया रूट तो बनती ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक, अब ये D1 D2 क्या है भाई, D1 इज इक्वल टू कंबाइंड मीन में से
एक्स बार 1 माइनस करना, और D2 मीन्स व्हाट, कंबाइंड मीन में से एक्स बार 2 माइनस करना। तो ये D1 और D2 होता है, बट हमें इसका स्क्वायर लेना है। अब इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा और चेंज किया था। ये ST1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, V1। ये ST2 का स्क्वायर क्या होता है, V2। अब कई बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस दिया रहता है और आपको पता चलता है कंबाइंड ST निकालो। तो जिन बच्चों को ये स्ट्राइक नहीं होता है या जिन्होंने इस फॉर्मूले को सेकेंड अप्रोच में नहीं लिखा होता, वो क्या करते हैं, वेरिएंस दिया है, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर फॉर्मूले में वापस उसका स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एट ऑल। सो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है वेरिएंस, तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो N1 N2 तो लिखेंगे ही अपन ऐसे, N1 N2। तो वेरिएंस दिया है तो सीधा क्या करना है भैया, वेरिएंस लिख दो, ठीक है। ST1 का स्क्वायर की जगह वेरिएंस 1, ST2 का स्क्वायर की जगह वेरिएंस 2, ठीक है। फिर D1 का स्क्वायर, फिर D2 का स्क्वायर, ठीक, बीच में लगा दो प्लस, और इसको डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 से, ठीक है, और फिर पुट इट इन अंडर रूट, बन गया फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूलेस तुमको आने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूलेस तुमको आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी खतरनाक वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जी। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ टू सैम्पल्स ऑफ साइज 30 and 20 have means as 55 and 60 and variance as 16 and 25 respectively, then what would be the SD of the combined sample? ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, इफ टू सैम्पल्स ऑफ साइजेस 30 and 20, यानी कि N1 है 30 और N2 है 20, ठीक है। If two samples of sizes 30 and 20 have means as 55 and 60, यानी x बार 1 है 55 और x बार 2 है 60, ठीक है, एंड वेरिएंस है 16 and 25, V1 इज इक्वल टू 16 एंड V2 इज इक्वल टू 25। क्या करोगे, वेरिएंस से पहले ST निकालोगे, फिर ST का स्क्वायर निकालोगे? नहीं भाई, डायरेक्टली फॉर्मूले में डालेंगे, अभी तो समझाया। आपको निकालना है कंबाइंड ST, ठीक है। चलिए, तो D1 D2 निकाल लें पहले। D1 D2 निकालने के लिए अपने पास x बार 2 होना चाहिए, तो x बार 2 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। देखो 55 इंटू 30 M प्लस 60 इंटू 20 M प्लस MRC डिवाइड बाय 30 प्लस 20 दैट इज 50। सो 57 आ गया x बार 1 2, ठीक है। चलिए, अब 57 माइनस 55 कितना हो जाएगा 2, 57 माइनस 60 कितना हो जाएगा -3, 57 माइनस 60 इज इक्वल टू -3। सो D1 D2, ठीक बॉस। चलिए, अब आते हैं ST पर, कंबाइंड ST निकालते हैं। N1 N2 दो बार 30 20 30 20 इंटू V1 60 इंटू V2 25 इंटू D1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर यानी 9, और फिर कर दीजिए आप इनको प्लस, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 यानी 30 प्लस 20 एंड देन जस्ट पुट इट इन द रूट। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं, जितना फॉर्मूला बड़ा दिखता है ना उतना फटाफट हो जाता है, उतना जल्दी फटाफट हो जाता है सॉल्व कैलसी पर, ठीक है। 30 इंटू 16 M प्लस 20 इंटू 25 M प्लस 30 इंटू 4 M प्लस 20 इंटू 9 M प्लस MRC डिवाइड बाय 50, जो भी आया उसकी रूट यानी 5.05 नियरेस्ट ऑप्शन सी, ठीक है। 5.059 है ना, तो वो राउंड ऑफ होके
5.06 हो जाएगा। क्लियर? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज 3390, आराम से एक एक शब्द को पढ़ो। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज, सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर। किसके बराबर है? 3390 के। फिर n जो है वो 30 के बराबर है, एस टी जो है वो 7 के बराबर है। आपको x बार निकालना है। तो जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे एस टी के, उसमें से एक फॉर्मूले में x बार भी था, तो बस वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा भाई? एस टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं तुम्हारे लिए, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो एस टी कितना है भाई? 7। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 3390। एन कितना है? 30। एक्स बार कितना है? एक्स बार यही तो निकालना है मैम। चलिए सबसे पहले तो ये जो रूट के अंदर का मसाला है वो रूट के अंदर क्या है? तो रूट को हटाना पड़ेगा। LHS में भेजा तो रूट क्या बन गया? स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, फिर 49 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 3390 अपॉन 30 माइनस 49 और एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा LHS में। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, मेमोरी क्लियर करें। 3390 डिवाइड बाय 30, ठीक है, m प्लस 49 इंटू 1 m माइनस MRC जो भी आया उसकी रूट 8 इज इक्वल टू व्हाट? एक्स बार। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ST ऑफ द फर्स्ट n natural numbers is रूट 30 देन द वैल्यू ऑफ n इज। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 30 है। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी कुछ क्षण पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी थी, याद है तुम्हें? एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, तो एस टी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज रूट 30। सो एस टी ऑलरेडी 30 दे के रखा है, अपन को n निकालना है। देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी मतलब बेस सेम है, पावर सेम है और दोनों इक्वल टू है तो बेसिस भी इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली इंडाइसिस का रूल लग रहा है यहाँ पर। सो 30 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो 361 रूट 19। सो n कितना आ जाएगा भाई? 19। ऑप्शन ए। समझ में आया क्या किया मैंने? समझ में आया? 360 प्लस 1 361 इक्वल्स टू n स्क्वायर। 361 का रूट निकाला तो n 19 आ गया। एज सिंपल एज दैट। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, वेरियांस। वेरियांस क्या होता है? यू ऑलरेडी नो। वेरियांस क्या होता है? यू ऑलरेडी नो दैट इट इज युवराज। ठीक है, रूट के अंदर का जो मसाला है दैट इज वेरियांस। सो फाइंड द वेरियांस गिवन दैट अरिथमेटिक मीन इज 8 प्लस 4 अपॉन 2। अब ये कैसा क्वेश्चन है मैम? अजीबोगरीब। जैसे ही क्लास में पिछली बार भी आया था, तुम सारे बच्चों का रिस्पॉन्स यही था कि अरे मैम कैसा क्वेश्चन ले आई हो। अरे बहुत आसान है। देखो 8 प्लस 4 अपॉन 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 ऑब्जर्वेशंस हैं 8 एंड 4। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशंस हैं 8 एंड 4। तो वेरियांस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे आप वेरियांस? आपको पता है 2 नंबर्स का एसटी क्या होता है? ठीक है, एसटी ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ 8 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, a माइनस बी मॉड्यूलस फंक्शन अपॉन 2। सो 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन 2 क्या होता है? 2। 4 अपॉन 2 क्या होता है? 2। ये एस टी है, ये एस टी है। ठीक है, तो वेरियांस क्या होता है? वेरियांस जो होता है ना भाई वो एस टी का स्क्वायर होता है। सो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरियांस ऑफ द डेटा इज। तो अब यहाँ पर ये आपको डेटा दिया है, आपको वेरियांस निकालना है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल वे से एस टी वाला जो मेथड होता है वही यूज़ करेंगे अपन, और क्या। वेरियांस क्या बताया था? रूट के अंदर का मसाला। रूट मत लगाओ, तो क्या करेंगे अपन? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इन हैंड मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स कितना आ रहा है?
3 + 4 + 5 + 8 कितना हो गया 20। ठीक बॉस, समझ में आ रही है बात। फिर सिग्मा x² कितना हो जाएगा, चलिए 9 + 16 + 25 + 64 114। क्या ये क्लियर है? 9 + 16 + 25 + 64। एक सेकेंड, 9 + 16 + 25 + 64 114 करेक्ट। ठीक, तो सिग्मा x² आ गया 114। अब बस इसमें पुट कर देते हैं 114/4 माइनस सिग्मा x कितना है 20/4 का होल स्क्वायर। चलिए कैलसी में 1 गो में कैलकुलेट होगा, रूट नहीं निकालनी है हमें, ध्यान दीजिएगा। 114 डिवाइड बाय 4 जो भी आया m + 20 डिवाइड बाय 4 इंटू इक्वल्स टू 25 m माइनस MRC 3.5। कितना आया वेरिएंस 3.5। SD बोला होता तो एक स्टेप और कर देते, रूट निकाल देते। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस पर। छोटा पैक बड़ा धमाका, बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक में से, बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में, वो ये कि जब भी क्वेश्चन बोले कि आपको कंसिस्टेंसी मेजर करनी है, क्या मेजर करनी है, कंसिस्टेंसी, तो हमेशा कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको 2 सीरीज़ दी हो और बोलें कि विच ऑफ द 2 सीरीज इज़ मोर कंसिस्टेंट, डायरेक्टली नहीं बोला कि CV कैलकुलेट करना है, पर जैसे ही उन्होंने बोला विच ऑफ द 2 सीरीज इज़ मोर कंसिस्टेंट, सो यू शुड बी एबल टू आंसर कि ये कंसिस्टेंसी के लिए मुझे CV यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमने दोनों सीरीज़ का CV तो कैलकुलेट कर लिया, अब कंसिस्टेंसी कैसे समझ में आएगी। देखो CV क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी ये वेरिएशन के बारे में बता रहा है। अब तुम जानते हो कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है, जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है कंसिस्टेंसी उतनी कम होती है। तुम्हें खुद की परफॉर्मेंस के बारे में भी पता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस में जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी कंसिस्टेंसी उतनी कम होगी, और पास होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो भाई जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जो भी फिगर निकल कर आएगा वो वेरिएशन के बारे में बता रहा है। तो जितना वेरिएशन का फिगर हाई होगा कंसिस्टेंसी उतनी कम, जितना वेरिएशन का फिगर कम होगा कंसिस्टेंसी उतनी ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं CV के ऊपर बेस्ड। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ़ द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 45% देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ICAI का, अभी MTPs में भी बहुत मिल रहा है ये क्वेश्चन। देखो मीन अपन को देखे रखी है 100 और CV देके रखा है 45%, आपको SD निकालने का है। तो यू नो दैट CV का फॉर्मूला क्या होता है, SD/x इंटू 100%। CV कितना है 45, SD निकालना है, x बार कितना है 100 इंटू 100%। इससे आसान क्या हो सकता है भाई, SD = 45, ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 observations is 250, mean of the data is 10, find the coefficient of variation। very important question, आराम से एक एक शब्द को पढ़िएगा। sum of the squares of deviation from mean, sum मतलब सिग्मा, squares of deviation from mean मतलब square deviation from mean, यानी x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 250 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 250 के बराबर क्वेश्चन में दिया है। सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर 250 के बराबर है ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, यानी n किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, फिर बोला मीन ऑफ द डेटा इज 10, मीन भी 10 है, बताए n भी 10 है और मीन भी 10 है, तो बोल रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो CV निकालने के लिए तुमको SD चाहिए और तुमको x बार चाहिए। x बार देके रखा है, SD कहाँ है, बेसिक फॉर्मूले से निकलेगा ना यार। SD का जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या है, √ सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर क्या है 250, n क्या है 10, इसकी रूट। यस,
तो क्या हो जाएगा, अरे 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 250 अपॉन 10 जो भी आया उसकी रूट यानी कि 5। तो ये एस डी निकल के आ गया, बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें तो सी वी निकालना है। तो सी वी किसके बराबर है भाई, एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100%। तो एस डी कितना होगा 5, एक्स बार कितना होगा 10 इंटू 100% यानी कि 50%, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेरियांस ऑफ 5, 7 and 5, 7, 9, 11 is 4 then the CV is, वेरियांस देके रखा है 4 तो एस टी क्या होगा देखो CV के लिए अगेन मुझे क्या चाहिए, एस टी अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये मेरा फॉर्मूला। सो आई नीड एस टी, आई नीड एक्स बार। तो वेरियांस 4 है तो एस टी कितना होगा, एस टी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी, तो 4 की रूट यानी कि 2, 4 की रूट यानी कि 2। अब सी वी निकालना है तो मीन भी चाहिए, 4 ऑब्जर्वेशंस दी है तो मीन निकालना कौन सी बड़ी बात है। 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइड बाय 4 दैट इज 8। सो एक्स बार कितना निकल कर आया 8। ठीक है, 12 + 9 + 11 ठीक डिवाइड बाय 4, बस पुट इट इन द फॉर्मूला 2 अपॉन 8 इंटू 100%, 25%। yes, do we have this option? yes, option B। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज की तरफ। अभी हमने क्या किया, जैसा हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किया था कि हमने हर एवरेज की यूनिक प्रॉपर्टीज पहले पढ़ ली और कॉमन प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ी, वैसे ही हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की भी सारी यूनिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब हम आ रहे हैं कॉमन प्रॉपर्टीज की तरफ। कॉमन प्रॉपर्टीज को क्या नाम दिया था, याद है आपको, जगत प्रॉपर्टीज, गिरगिट प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ, मैं वहाँ, मैं हर जगह, लेकिन स्वरूप बदल के। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट हो, सेम हो, तो मीन, मीडियन, मोड और एचएम और जीएम ये उस कांस्टेंट सेम ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाते थे। अब देखो अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो इसका मतलब है कि उनका एवरेज भी वही है, ऑब्जर्वेशन भी वही है। समझ पा रहे हो, ऑब्जर्वेशंस भी वही है, एवरेज भी वही है। तो ऑब्जर्वेशंस और एवरेजेस में कुछ अंतर रहा क्या, नहीं, नील बट्टे सन्नाटा। तो वही तो बोला यहाँ पर कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होंगे यानी रेंज, QD, MD, SD, ये चारों किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। समझ पा रहे हो, तो याद रखिएगा वहाँ पे प्रॉपर्टी थी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो मीन, मीडियन, मोड, GM, HM उस कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ पे क्या है, अगर सारी ऑब्जर्वेशंस सेम है तो भाई रेंज, QD, MD, SD किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर, 0 के। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाली। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल क्या होता है, हम सबको पता है कि जब आप ओरिजिनल सीरीज में कोई कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दैट इज चेंज ऑफ स्केल। अब ऐसा करने से आपके ओरिजिनल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर क्या असर पड़ता है वो समझते हैं। देखो क्लियर रखना इस बात को कि भाई मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कई बार थ्योरी के क्वेश्चंस में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो इस बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉर्टेड है, यस और नो। ठीक, यानी आप ऑब्जर्वेशंस में कोई भी नंबर ऐड कर लीजिए, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन रेंज, QD, MD, SD सेम रहेंगे, दे विल नॉट चेंज। बट स्केल से फ़र्क पड़ता है। अब वो फ़र्क कैसा है, ध्यान से देखो। क्या पढ़ा था हमने कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई हो रही है तो रेंज, MD, SD और QD, रेंज, MD, QD, SD ये चार उस कांस्टेंट से नहीं, उस कांस्टेंट के मॉड्यूलस फंक्शन से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, याद रखिएगा सारी ऑब्जर्वेशंस अगर एक
के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है तो रेंज एम डी क्यू डी एस टी के से नहीं, के मॉड्यूलस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि न्यू रेंज क्यू डी एम डी एस टी किसके बराबर है, मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ के इनटू ओल्ड रेंज एम डी क्यू डी एस टी के, ठीक है। क्लियर एवरीवन, राइट। चलो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो इसको भैया अच्छे से समझ लें क्योंकि इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का भी तड़का है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का भी तड़का है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय 2x + 3y - 7, ठीक है, दोनों का रिश्ता बता दिया उन्होंने, equals to 0 and the mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively, यानी x बार और mdx दे के रखा है, mean and mean deviation, तो mean है 1 and mean deviation of x is 0.3, then the coefficient of mean deviation of y about mean is, you need to find out coefficient of mean deviation of y। देखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ एक्स बोला होता तो जिंदगी कितनी आसान हो गई होती ना, सिंपली आपको मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100% करना था, यस। बट इन्होंने एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है। कुछ बच्चे तो यही गड़बड़ कर लेते हैं, क्या सोचते हैं कि अरे शायद कोई मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, मीन डेविएशन ऑफ एक्स अबाउट इट्स मीन निकालना है तो सिंपली एम डी एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100% करके आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं डायरेक्टली लिखा ही नहीं होता कि चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन है। दिमाग चलाना पड़ता है ना भाई, रिलेशनशिप दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो यहाँ से बत्ती जलनी चाहिए कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो हमें एम डी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एम डी ऑफ वाई निकालना है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एम डी ऑफ वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मीन डेविएशन ऑफ वाई अपॉन वाई बार इंटू 100%, ठीक है, मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन वाई बार इंटू 100%, ये करना है हमें। अब मीन डेविएशन ऑफ y निकालें और y बार निकाल लेते हैं। देखो हमें इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, सबसे पहले y बार निकाल लेते हैं। कैसे, इक्वेशन में x की जगह x बार पुट कर देंगे तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो y बार होगा, ठीक है। सो x की जगह क्या रख देंगे, x बार, सो 2 × 1 + 3y -7 = 0। सो y को यहाँ आइसोलेट कर लें तो ये हो जाएगा, देखो 2 - 7 -5 होता है, उधर जाके +5 हो जाएगा। सो y बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3, y बार 5/3 हो गया। चलिए फिर ऐसे ही हम मीन डेविएशन ऑफ y निकाल लेते हैं। चलिए मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ k इंटू एम डी एक्स। चलिए तो मॉड्यूलस फंक्शन निकालना है सबसे पहले, किसका, के का, तो के तो निकालें। के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में जो नया वाला वेरिएबल है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, y को अकेला कर देंगे तो 3y = 7 - 2x, फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3 - 2/3 ऑफ x, ठीक है। चलिए तो ये जो x का कोएफिशिएंट है, x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या है, k है, ये वो कांस्टेंट है जिससे सारी ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई हो रही है। तो सारी ऑब्जर्वेशंस -2/3 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो -2/3 से नहीं, -2/3 के मॉड्यूलस फंक्शन से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सो 2/3 -2/3 का मॉड्यूलस फंक्शन इंटू एम डी एक्स कितना है भाई, 0.3, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 0.3, क्या हो जाएगा 2 × 0.3 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। चलिए अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पर, तो बस हमें यहाँ वैल्यूज ही तो पुट करनी है। मीन डेविएशन ऑफ y है 0.2 और y बार है 5/3 इंटू 100%, तो क्या हो जाएगा 0.2 × 3/5 इंटू 100%। फटाफट कैलसी उठाएं, कैलकुलेट करें, 0.2 × 3 × 100 डिवाइड बाय 5, सो दैट इज़ 12%, दैट इज़ 12% ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If x and y are related as 3x - 4y = 20 and
क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 12, देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज, देखो x और y के बीच का रिश्ता दिया है और QD ऑफ x दिया है, QD ऑफ x इज इक्वल टू 12 है, अपन को QD ऑफ y निकालना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पहले y को आइसोलेट कर लेते हैं, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 4y। ठीक है, 4 आ जाएगा अपॉन में 3/4x माइनस 20/4 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा आपका मॉड्यूल, मतलब k हो जाएगा 3/4। सो QD ऑफ y इज इक्वल टू 3/4 का मॉड्यूलस फंक्शन इंटू QDX, यानी 3/4 इंटू 12, यानी कि 9, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ, ओहो ओहो ओहो, ये क्या हुआ एकदम से स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए तो फटाफट हो जाता है। बट हाँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर आपको वो समझ में आता है तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो अगर आप उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखोगे ना तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। सम ऑफ मीन एंड ST ऑफ अ सीरीज इज a प्लस b। इफ वी एड 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज देन द सम ऑफ मीन एंड ST। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशन में +2 कर रहे हैं। ठीक, ओरिजिनल मीन क्या है, a है, और ओरिजिनल ST क्या है, यस, अच्छा ओरिजिनल मीन और ST का सम दिया हुआ है, ओके आई एम सॉरी, ऑफ अ सीरीज इज a प्लस बी। इन दोनों का जो सम है वो a प्लस बी है। अब तुमने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन में +2 किया, तो जैसे ही तुमने सारी ऑब्जर्वेशन में +2 किया तो मीन में भी +2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मीन में +2 आए तो जो इनका नया सम होगा उसमें भी +2 हो जाएगा। पर क्या ST में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ST में तो चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो नया वाला सम होगा नई वाली सीरीज़ का वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2, a प्लस बी प्लस 2। ठीक है, ऐसे घुमा घुमा के ओरिजिन के क्वेश्चन पूछते हैं बाबा, इसीलिए बोला गिरगिट प्रॉपर्टी है, रूप बदल के आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वार्टाइल डेविएशन 6 दे के रखा है x का, और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y? तो पहले तो y को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 20, 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस 3/6 ऑफ x, 20/6 माइनस 3/6 ऑफ x। ठीक है, यस। तो अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है भाई, -3/6, तो उठाएंगे इसका मॉड्यूलस फंक्शन। QD ऑफ y इज इक्वल टू -3/6 का मॉड्यूलस फंक्शन इंटू QD ऑफ x, यानी कि 6। तो 3/6 इंटू 6 दैट इज 3। ठीक है, सो QD ऑफ y क्या हो जाएगा, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय दिस एंड रेंज ऑफ y इज 10। तो हमारा यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल y है, x नहीं है। ठीक है, सो रेंज ऑफ y इज 10। तो रेंज ऑफ x किसके बराबर है भाई, रेंज ऑफ x किसके बराबर है, k के मॉड्यूलस फंक्शन के इनटू रेंज ऑफ y। ठीक है, तो नया वेरिएबल यहाँ पर x है, तो हमको इस इक्वेशन में x को आइसोलेट करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 10/2 माइनस 3/2 y। तो y के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है वो है -3/2, तो क्या हो जाएगा भाई, -3/2 का मॉड्यूलस फंक्शन इंटू RY। तो
-3/2 का मॉडुलस फंक्शन यानी 3/2 और रेंज ऑफ y कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 10, तो ये क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन डी। ठीक है बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन ST, MD एंड QD। ठीक है, रंजीते को हटा ही दिया यहाँ से, बेचारे की बेइज्जती कर दी, बट हमने उसको बाइज्जत सम्मान दिया था। याद है, हमारी स्टोरी में जगह दी थी। स्टोरी का नाम क्या था? यस, स्टोरी का नाम क्या था? पम्मी आंटी एंड उनका मुंडा रंजीते। स्टोरी क्या थी? सिंपल सी स्टोरी थी कि भाई अपना रंजीते जो है वो CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहा था और वो अन अकेडमी की मॉक सीरीज फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट दे रहा था। ठीक है, मॉक टेस्ट दे के आया और बड़े ही खुश होके मम्मी से क्या बोलता है, मम्मी मैंने मॉक टेस्ट में टॉप किया है, पार्टी तो बनती है। मम्मी भी खुश हो गई, अरे मेरे पुत्र जी ने टॉप किया है। और खुश होके मम्मी जी ने क्या बोल दिया, जा रंजीते जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले पार्टी। और रंजीते चला पार्टी करने। थोड़े ही देर में अन अकेडमी से मॉक टेस्ट में पास हुए बच्चों की लिस्ट आती है। आंटी लगी अपने मुंडे का नाम ढूंढने टॉप लिस्ट में, और मुंडे का नाम ही नहीं मिला। पता चलता है कि रंजीते ने टॉप तो किया, बट नीचे से आंटी बिल्कुल गुस्से में तिल मिलाती हुई रंजीते के पीछे जाती है और क्या बोलती है गुस्से में, सट्टा मुंडा कूड़ बोलियासी। बस यही है हमारी ट्रिक ST, MD, QD की। बेटा ये ट्रिक ने तुम्हारा जीवन ना केवल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आसान किया है, ये ट्रिक ने तुम्हारा जीवन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत आसान किया है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है ये ट्रिक वहाँ पर। तो भैया इसी से हमारी ट्रिक बन गई, सड्डा मुंडा कूड़ बोलियासी से रिलेशनशिप बिटवीन ST, MD, QD। देखो, साडा मतलब ST, मुंडा मतलब MD, QD मतलब कूड़, कूड़ का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप क्या है, साडा मुंडा कूड़ बोलियासी के सीक्वेंस में हमने ST, MD, QD लिख दिया, ST, MD, QD, और फिर इनके आगे 4, 5, 6 न्यूमेरिकल सीक्वेंस में लिख दिया। तो रिलेशनशिप क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ ST इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD। और जब आप इस रिलेशनशिप को रेशियो मेथड से सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे कि तीनों को के इक्वल कर दो, फिर 4 ST इज इक्वल टू के, 5 MD इज इक्वल टू के, 6 QD इज इक्वल टू के, फिर ST की वैल्यू निकाल लो के टर्म्स में, तीनों की वैल्यू निकाल लो के टर्म्स में और तीनों का रेशियो ले लो। तो इनका जो रेशियो निकल कर आएगा वो होगा 15:12:10। ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कि ST, MD और QD का रेशियो क्या होता है, तो 15:12:10 होता है। तो इस रेशियो के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है, ST बड़ा है, फिर उसके बाद MD, फिर उसके बाद QD। तो रिलेशनशिप दूसरा पॉइंट क्या आ गया रिलेशनशिप में कि ST इज ग्रेटर देन MD इज ग्रेटर देन QD। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। So ST is greater than MD is greater than QD. On the basis of this ratio we can clearly say this. ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बेसिस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं। The probable value of mean deviation when Q3 is equal to 40 and Q1 is equal to 15 is। आपको मीन डेविएशन निकालना है जब Q3 Q1 दिया है, तो Q3 Q1 से क्या निकल सकता है, QD निकल सकता है। ठीक है, सो QD क्या होता है भैया, Q3 माइनस Q1, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय 2। सो Q3 है 40, Q1 है 15 अपॉन 2। ठीक है, 40 माइनस 15 अपॉन 2 कितना होगा, 25 अपॉन 2 यानी 12.5 QD निकल गया। अब हमको MD निकालना है, तो MD और QD में क्या रिलेशनशिप होता है, वो जो इक्वेशन थी उसमें से MD और QD वाला पार्ट लिख लो। 4 टाइम्स ऑफ ST इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD। सो MD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 6/5 इंटू QD कितना है भाई 12.5, फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 5, सो दैट इज 15, 75 अपॉन 5 दैट इज 15, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ ST, MD, QDs अभी तो निकाला 15:12:10। ठीक है, for normal distribution the relationship between
क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस, क्यूडी और एसटी के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो हमको तो पता है ना भाई, एसटी इज़ ग्रेटर देन एमडी इज़ ग्रेटर देन क्यूडी होता है। तो एसटी और क्यूडी में क्या रिश्ता है, एसटी इज़ ग्रेटर देन क्यूडी, यस एसटी इज़ ग्रेटर देन क्यूडी, दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक, फिर फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिलेटेड बाय, तो क्यूडी और एसटी के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, तो क्यूडी और एसटी के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, तो वो पूरा जो रिलेशन था उसमें से सिर्फ क्यूडी और एसटी वाला पार्ट लिख दो। तो एसटी के आगे क्या आता है, 4 टाइम्स ऑफ एसटी और 6 टाइम्स ऑफ क्यूडी। ठीक, तो एसटी इज इक्वल टू 6/4 ऑफ क्यूडी, यानी कि 3/2 ऑफ क्यूडी। ठीक है, अगर इतना फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो लिख लो, पूरा रिलेशनशिप लिख लो, 4 टाइम्स ऑफ एस टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी। तो सिर्फ इतना पार्ट चाहिए हमको, क्योंकि हमें एस टी और क्यू डी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो 4 एस टी इज इक्वल टू 6 क्यू डी, 4 नीचे चला गया तो 6/4 यानी 3/2 ऑफ क्यू डी। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन है भाई, एस टी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ क्यू डी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक बॉस, तो यहाँ पर हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता है समाप्त। हमने सारे कॉन्सेप्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बिल्कुल फटाफट किए, और साथ साथ हमने कुछ PYQs भी सॉल्व किए, कुछ ऐसे PYQs जो रेपिटेटिवली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बॉस, तो आई होप कि यू एंजॉयड द सेशन और तुम्हारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बिल्कुल फटाफट रिवाइज हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। टीम प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए वन शॉट सेशंस रेगुलरली बना ही रही है, बिल्कुल तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए हर पल हर समय। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटास।